करेक्ट एज क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस? करेक्ट एज जितनी जल्दी आप कराओ। अपने एक दोस्त से मिला था, उसके साथ भी ऐसी काफ़ी अच्छी सी कन्वर्जेशन की, तो उसने अभी 36 या 37 के एज में इंश्योरेंस कराया है जी। उसका दोस्त फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो उसके दोस्त ने उसको कंपैरिजन दिखाया कि अगर आप 21 साल की उम्र में आप प्रीमियम देना स्टार्ट करते तो यू वुड हैव पेड 1/5 द प्रीमियम, बिकॉज व्हेन यू आर यंग राइट, देन इंश्योरेंस कंपनी हैज अ लॉन्गर टाइम टू अंडरराइट योर रिस्क। अगर मैं 100 करोड़ रुपए का बीमा कराता हूँ जब मैं 40 साल का हूँ और मैं बोलता हूँ कि प्रीमियम 18 साल और दूंगा, दैट इज टिल द टाइम आई एम 58 ईयर्स राइट। सो इंश्योरेंस कंपनी हैज ओनली 18 ईयर्स टू चार्ज प्रीमियम फॉर मी टू गेट टू अ सब्सटैंशियल रिस्क अजम्पशन मॉडल राइट, क्योंकि वो हमसे जो पैसा लेते हैं उसको भी वो एडजस्ट करते हैं ना अपने मॉडल में। नमस्ते दोस्तों, जब मैं इस हिंदी पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा था, मेरी कोशिश ये थी कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं भारत को बदलने की कोशिश करूंगा। शुरुआत में भी यही कहा था आपसे, आज भी यही कहूंगा कि अडल्ट एजुकेशन की वजह से जो पढ़ाई आप कॉलेज के बाद करते हो उसकी वजह से आपकी भी लाइफ बदलेगी, आपके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स यानी कि मनी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। पर पहले पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखो, इसलिए हमने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं पर्सनल फाइनेंस को लेकर, पर हमने हमेशा ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज के बारे में बात किया है, जिसका मतलब है कि अगर आपने पैसे कमा लिए उनको बढ़ाते कैसे हैं। आज आप सीखिए एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जो बहुत जरूरी होती है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। इस स्ट्रैटेजी का नाम है बीमा। आज के टॉपिकल एपिसोड में जहां आप एक सब्जेक्ट में डीप डाइव लेंगे, इसके थ्रू आप एक लाइफ स्किल सीख रहे हो। अंकित अग्रवाल भाई मेरे एक बिजनेस एसोसिएट है, मैं इनसे एक कॉन्फ्रेंस में मिला जहां इन्होंने मुझे बीमा के बारे में समझाया, क्योंकि इनकी कंपनी इंश्योरेंस देखो इसी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री लीडर है। इन्होंने मुझे उनके खुद के सब्जेक्ट यानी कि बीमा के बारे में बताया और मेरी थॉट इमीडिएटली ये थी कि भारत को फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिलनी चाहिए इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अडल्टिंग लाइफ स्किल है। सीखो, एक इंडस्ट्री लीडर से, एक एक्सपर्ट से सीखो। यह है अंकित अग्रवाल, TRS हिंदी पर। अंकित भैया कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। TRS में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट की एक बहुत क्यूट सी ओरिजिन स्टोरी है। हम एक इवेंट में मिले थे जहां मुझे इंश्योरेंस के बारे में समझा रहे थे और मैंने सुनकर ये सोचा कि नहीं ये बातें पॉडकास्ट पर होनी चाहिए क्योंकि भारत को ये वाली बातें जाननी चाहिए। अडल्टिंग करके एक शब्द होता है, यानी कि जब आप कॉलेज के बाद असली दुनिया में निकलते हो, अपने जॉब को लेकर, अपने लाइफ को जो आप बिल्ड करने की कोशिश करते हो, तो एक स्किल सेट होता है जिसकी वजह से वो बिल्डअप का प्रोसेस आसान हो जाता है। उसे अडल्टिंग कहते हैं, यानी कि टैक्सेस, पर्सनल फाइनेंस, खुद का ख्याल कैसे रखते हैं, इमोशनल स्किल्स। पर एक बहुत की स्किल होती है फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस। आप ये मानते हो कि इंश्योरेंस इज फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस? सो हम इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम भारत के बारे में बात करें तो हम इंश्योरेंस नहीं बोलेंगे। Okay. हम ये रणवीर आप छोटे भाई की तरह हो, है ना, तो जैसे आपने मेरे को अडल्टिंग समझाया वैसे मैं समझाता हूँ इंश्योरेंस को बीमा बोलते हैं। बीमा क्योंकि Okay. हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बीमा के बारे में बात करेंगे जी। तो बीमा है क्या? बीमा एक वादा है, एक वादा एक छाते की तरह बीमा। वो ये कहता है कि कल को आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जैसे हम सुबह उठ के भगवान की पूजा करते हैं, हम बोलते हैं कि भगवान आप हमारा ख्याल रखना, हम शुक्रगुजार हैं आपके। वैसे ही आप किसी से अगर बीमा लेते हो या आप अपने परिवार के लिए बीमा लेते हो तो आप उनको प्रोटेक्ट करते हो, आप उनको बचाते हो। कल को कोई भी विपत्ति आए उन पे, क्योंकि उनके पास बीमा है तो उनके पास एक छत है जो उनको बचाएगा। जिन लोगों ने, स्पेशली जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं जो ये पॉडकास्ट सुनते हैं, आप उन्हें बीमा के बारे में कैसे समझाओगे? तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, या क्योंकि आप कह रहे थे आपके कई यंगस्टर सुनते हैं पॉडकास्ट, लोग बाइक चलाते हैं। बाइक का बीमा से क्या होता है ना, अगर किसी ने बाइक का बीमा कराया है तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। कल को अगर वो चला रहा है गाड़ी, खुदा ना खास्ता उसको चोट लग गई या उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्योंकि उसके बाइक का बीमा है तो उसके रिपेयर का जो भी कॉस्ट होगा वो एक बीमा की कंपनी देगी। और अगर उसके बाइक के वजह से किसी और को चोट लगी है और सामने वाला कहता आप मेरे को पैसे दो, तो हम वो भी कवर करते हैं। किसी भी कार, बाइक, ट्रक, स्कूटर के बीमा के 2 तरह के बीमा होते हैं।
एक होता है थर्ड पार्टी बीमा, दूसरा होता है ऑन डैमेज बीमा। थर्ड पार्टी कवर का मतलब होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और किसी और को चोट लग गई या किसी और की संपत्ति को नाश हो गया या उसका संपत्ति किसी तरह से चोट लग गई है, उसमें नुकसान हुआ है, तो बीमा कंपनी, क्योंकि आपने बीमा दिया हुआ है इसलिए बीमा कंपनी उसका भरपाई करेगी। उसी तरह ओन डैमेज कवर होता है कि आपके जो खुद का एसेट है, आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते वक्त अगर आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपके पास ओन डैमेज कवर है तो वो भी कवर होगा। तो जब आप गाड़ी का बीमा कराते हो तो दो प्रकार के बीमा आप कर सकते हो। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होता है जिसमें ओन डैमेज और थर्ड पार्टी दोनों कवर होता है, और दूसरा जिसमें सिर्फ थर्ड पार्टी कवर होता है। ओके, मैं अभी कुछ इनपुट दूंगा, आप करेक्ट करो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, ठीक है? तो बेसिकली जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, मान लो ये माइक, अगर मैंने माइक खरीदा उसके साथ मुझे एक ऑप्शन मिलती है कि इसके साथ आपको इसका बीमा लेना है या नहीं। काफ़ी लोग नहीं लेते पैसे बचाने के लिए, पर अगर आपने वो थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दिया वो बीमा के लिए, तो फिर आगे जाकर अगर आपके माइक को कुछ डैमेज हो जाएगी या कुछ एक्सीडेंट हो गया आपके माइक का, वो उस बीमा कंपनी से कवर करवाया जा सकता है। एब्सोल्युटली, एकदम सही बोला आपने। लोग अक्सर इस रियलिटी से इसलिए डरते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यार इस पूरे बीमा के इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में स्कैम्स हो सकते हैं। ये नॉर्मल आम जनता की थिंकिंग होती है। आई एम अज्यूमिंग कि हर बीमा कंपनी के अलग पॉलिसीज होंगे, अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे अपने कंज्यूमर्स के साथ। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की सख्त ज़रूरत होती है। देखिए, जब तक हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जो बीमा कंपनी है वो बीमा के बिजनेस में इसलिए क्योंकि दे हैव गॉट इनटू दिस बिजनेस एंड दे आर सेइंग, वो कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। पर आपको भी सही डिक्लेरेशन देना है जब आप बीमा खरीद रहे हो, आपको भी सही बातें बतानी, और जब आप क्लेम भी ले रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से करना होगा। आज जैसे आपने बताया कि जब आप माइक ले रहे हो, है ना, जब आप माइक लेते हो तो आप माइक लेते वक्त देखते हो कि माइक सही तरीके से लिया है नहीं लिया है ना। आप उसका बिल बनवाते हो, पेमेंट करते वक्त आप देखते हो कि बिल में सही अमाउंट है। वैसे ही जब आप माइक के साथ बीमा ले रहे हो तो आप ये इंश्योर करोगे कि उस बीमा में बाइक का मॉडल सही डला हुआ है, माइक का मॉडल सही डला हुआ होना चाहिए। आप ये देखोगे कि माइक का जो डिक्लेरेशन है वो सब कुछ सही है, उसमें क्लियरली कंडीशन लिखा होता है कि आपको क्लेम तब मिलेगा जब इसमें कोई स्पिल ओवर डैमेज हो गया या कुछ हो गया। अगर आप वारंटी में ख़राब हो गया और आप बोलते हो कि नहीं मेरा वारंटी का कॉस्ट आप कवर कर लो, तो बीमा के कवरेज में ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो मेरा ये मानना है कि लोगों के मन में जो भय है बीमा से, या लोगों को लगता है क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज़ नॉट बिकॉज कि हम क्लेम नहीं देना चाहते बीमा कंपनियां, वो इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है। शिक्षा की ज़रूरत है या जागरूकता की ज़रूरत है। जैसे जैसे लोग और जागरूक होंगे बीमा के बारे में, लोगों को और चीज़ें पता चलेगी, वैसे ऐसे चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। ओके, तो बेसिकली बचपन से मैंने सिर्फ एडवर्टाइजिंग से सीखा है बीमा के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस होता है, पर किसी भी चीज़ को आप इंश्योर कर सकते हो, ये सच है? 100%। पर मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट आप भूल गए हो, आपकी सेहत। हेल्थ इंश्योरेंस। सेहत का भी तो इंश्योरेंस ज़रूरी है। ओके, करेक्ट। आपका सेहत का इंश्योरेंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको इंश्योर नहीं करोगे तो आप कैसे जियोगे? आज कोविड के बारे में हम बात करते हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम कोविड के बारे में बात करते हैं। कोविड ने सबको बीमा का महत्व समझा दिया। पहले हम भारत देश में कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान, बट कोविड ने एक फोर्थ पिलर उसमें ऐड कर दिया है, रोटी, कपड़ा, मकान, बीमा। मैं हर किसी से गुजारिश करूंगा कि आपके पास बीमा होना चाहिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हो, आप टू व्हीलर चलाते हो, या आप ओन करते हो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, तो उसका भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि बीमा आपको प्रोटेक्ट करता है। और कोविड के बारे में बात करते हैं, भगवान ना करे हमको भारत देश में या पूरे विश्व में वापस कोविड जैसी आपदा वापस देखनी पड़े, बट कोविड में आपने देखा होगा कि कई लोगों को इलाज कराने में बहुत पैसे लगे, और बिकॉज कईयों के पास बीमा नहीं था और हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे कई लोगों के पास, तो लोगों को लोन लेना पड़ा, पड़ोसियों से पैसे मांगने पड़े, उधार मांगने पड़े, और इसके वजह से ऑल ऑफ अ सडन देव गॉन डाउन देयर सोशल स्ट्रेटा। It is going to take at least one generation or a couple of years for somebody to come back again. ओके, चलो अभी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। जब मैं खुद 22 साल का था, मेरा पूरा फोकस ना सिर्फ मेरे करियर पे था
24 साल का हो गया तब मेरा फोकस शिफ्ट हुआ पर्सनल फाइनेंस में। ये वाली जो नई जनरेशन है जेन जीज, इन्होंने पर्सनल फाइनेंस लॉकडाउन में ही सीख लिया। बट आई डोंट थिंक एनीवन हैज लर्न टू मच अबाउट इंश्योरेंस ऑनेस्टली। मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं है किसी को इंश्योरेंस के बारे में बात करते हुए। इनफैक्ट जब मेरी कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुई, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने भी एक एक्टिव इंश्योरेंस की कॉन्वर्सेशन करी किसी के साथ, क्योंकि मेरी टीम हैंडल करती है। और ये ना एक बहुत ओवरलुक चीज़ होती है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि हाँ यार चलो हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं। इसमें आई बिलीव कुछ पॉलिसीज़ भी होती है जिसकी वजह से आपकी पर्सनल फाइनेंस गेम भी हेल्प हो सकती है। उसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि आप अपने सेविंग्स को यूज़ करके इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एक छोटी मोटी पर्सनल फाइनेंस गेम भी खेल सकते हो। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? इनको इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ बोलते हैं। जैसे वो पॉलिसीज़ ये कहती है कि अगर आप हर साल, एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे अभी किसी क्लाइंट से मिल के आऊँ, उस क्लाइंट को हेल्प कर रहा हूँ, तो क्लाइंट ने बोला मेरे पास अज्यूमिंग 100 रुपये हैं, मेरे को वो 100 रुपये अगले 10 साल में इन्वेस्ट करना है, जिससे आज से 18 साल बाद जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए, वो स्कूल ख़त्म हो, जब वो कॉलेज जाने लग जाए, तो पैसे उसको मिल जाए, जैसे उसका कॉलेज का एडुकेशन completely taken care of हो। So these policies allow you to invest basis a certain goal। अगर आपने कोई गोल आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसके अराउंड इन्वेस्ट करने देते हैं आपको, एक रिटर्न मिलता है आपको, उस रिटर्न के बेसिस प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, A+ भी आपको एक समय के बाद मिल जाता है। एंड दीज आर सेफ इन्वेस्टमेंट्स टू डू। Obviously there is some element of market risk depending on the insurance cover or policy that you choose, but typically these are safe investments with anywhere between 4.5 to 6.5 7% return depending on the risk appetite, और उससे आपका फ्यूचर गोल टेकन केयर ऑफ होता है। कई लोग इसको यूज़ करते हैं अपने बच्चों के एडुकेशन के लिए, पैसा जमा करने के लिए, कई अपने बच्चों की शादियों के लिए यूज़ करते हैं, कई घर खरीदने के पर्पज से यूज़ करते हैं। जैसे आपने बोला कि जेन जी हैज़ लर्नड अबाउट फाइनेंस इन लॉकडाउन, राइट? सो अगर मैं अपना डेटा बताऊँ, इंश्योरेंस देखो का डेटा, हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस के क्लाइंट्स हैं या हेल्थ इंश्योरेंस के क्लाइंट्स हैं, आई हैव नाउ सीन अ लॉट ऑफ जेन जीज कमिंग एंड टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्यों? पर क्योंकि लोगों के पास अब जागरूकता है, अवेयरनेस है, देव रियलाइज्ड। आपने जैसे बोला ना, आपने 2 बहुत पावरफुल लाइन बोली। आपने ये बोला कि जब आप 22 साल के थे या 24 साल के थे तब आपको अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में पता चला, दैट इज़ वन। दूसरा, आपने बोला कि आज तक आपने बीमा के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में सिर्फ एडवर्टीजमेंट से सुना, राइट? आफ्टर कोविड पीपल हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। ओके। आप जो ग्रोथ कोविड के बाद हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब हुई है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। टुडे पीपल आर अवेयर कि हमारे पास अपना एक इंडिविजुअल हेल्थ कवर होना चाहिए। पहले लोग क्या बोलते हैं, जैसे रणवीर भाई आपकी टीम है ना, आपके पास 30-40 लोग काम करते हैं, तो लोग बोलते होंगे यार मैं मॉन्क मीडिया में काम करता हूँ, मॉन्क मीडिया का एक ग्रुप हेल्थ पॉलिसी है जिसमें मैं कवर हूँ, तो मेरे को क्यों चाहिए? हम बाय नेचर ना, हम इंडियन ना बहुत ही पॉजिटिव है। हमको लगता है हमको कुछ नहीं होगा, हमारी तबीयत कभी ख़राब नहीं होगी, हमको कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम कभी हेल्थ इंश्योरेंस कराते नहीं हो। और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब तक हमारे शरीर में, या तो हम बूढ़े हो चुके होते हैं या हम उस एज पे पहुंच चुके थे जब इंश्योरेंस कंपनी हमको इंश्योर नहीं करना चाहती है, या हमको कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है जिसका एक्सक्लूजन हो जाता है, तो जिससे फिर हम जो बीमा लेते भी है वो हमको उतना हेल्प नहीं करता जितना हेल्प करना चाहिए। ओके। तो कोविड के दौरान जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थे, उन पर भी फाइनेंशियल प्रेशर था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे लोगों की सेहत ख़राब हो रही थी, इतने सारे लोगों का देहांत हो रहा था। तो आई एम श्योर कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। एब्सोल्युटली। मतलब आई थिंक व्हाट आर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और ओवरऑल जीआई इंडस्ट्री एंड लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री डिड इज समथिंग वी डोंट टॉक अबाउट इट। मतलब ऑल ऑफ देम इन इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जब पूरी दुनिया में लोगों को कोविड था, लोगों को डर लग रहा था, फर्स्ट दे हैड टू चेंज देयर वे ऑफ वर्किंग। आप ये समझिए, आप 20 या 21 मार्च तक आप ऑफिस से काम कर रहे हो, अचानक से लॉकडाउन हो गया, आप सब घर पे हो, तो पहले तो हम सबको एडजस्ट करना था, राइट? हम सब फिगर आउट कर रहे थे, बट उनके पास फिगर आउट करने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि कोविड की वजह से क्लेम्स आ रहे थे, दे हैड टू प्रोसेस एंड सेटल दोज क्लेम्स, राइट? ऑल्सो अचानक से उनका बीमा कम हो गया, क्योंकि सड़क पे गाड़ियाँ नहीं चल रही है। अगर गाड़ियाँ नहीं चल रही है और लोगों के रोज़गार का भी इशू था, तो लोग बीमा नहीं करा रहे थे। मतलब इनकम कम हो गई थी, इंश्योरेंस का इनकम कम नहीं हुई थी, प्रीमियम कलेक्शन कम हो गया था।
प्रीमियम कलेक्शन जो क्या होती है प्रीमियम होता है कि जब भी आप कोई गाड़ी का इंश्योर कराते हो या आप कोई भी हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हो या लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो, आप कुछ पैसा देते हो ना एक इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसमें जो पूरा का पूरा ऑटो सेगमेंट था, दैट प्रीमियम हैड कम डाउन फॉर देम बिकॉज लोग गाड़ी नहीं चला रहे थे। तो लोग कहते हैं अगर मैं गाड़ी सड़क पर नहीं चला रहा हूँ तो मैं इंश्योरेंस क्यों कराऊँ, मेरे को इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऑल ऑफ अ सडन जो उनका इनकमिंग प्रीमियम था वो कम हो गया, बट उनके क्लेम्स बढ़ गए, राइट। देयर वुड हैव बीन सम लेवल ऑफ adjustment which would have been required in their cash management, and all this was being done remotely। आप ये सोचिए सब लोग अलग अलग जगह हैं, ये लोग कैश मैनेजमेंट कर रहे हैं टू मेक श्योर कि कहीं पे भी किसी का क्लेम नहीं रुके, क्योंकि अगर क्लेम रुक जाएगा तो लोग डिस्चार्ज नहीं हो सकते। पूरा का पूरा जो क्लेम मैनेजमेंट प्रोसेस था उसको इनको डिजिटाइज करना पड़ा, वो इन लोगों ने किया। आप ये सोचिए तो हेल्थ का था। अब लाइफ में अगर किसी का देहांत हो गया है, उसके परिवार वाले क्लेम मांग रहे हैं, है ना, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, visiting and settling claims, everything had to be done। This is what this industry did, and they settled claims upwards of 20,000 crores। Wow। सिर्फ भारत में? सिर्फ भारत में upwards of 20,000 crores। Wow। Okay। सॉरी मैं ये अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ, पर जब किसी का देहांत हो जाता है और मान लो उनकी एक लाइफ इंश्योरेंस है, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है वो? अगर किसी का देहांत हो जाता है, अब तो आधार से सारे सिस्टम्स रिलेटेड होते हैं, है ना। तो पहले तो वो ये चेक करते हैं कि जहाँ पे देहांत हुआ है तो वहाँ से एक डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, और जब आप किसी को बॉडी को दफनाते हो या आप किसी को अग्नि में समर्पण करते हो, तो उसके बाद आपको वहाँ पे जो क्रिमेटोरियम है या आपका ग्रेवयार्ड है वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्लस कॉज ऑफ डेथ एट्सेट्रा का सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल से मिलता है। दैट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पर्सन हु हैज पास्ड अवे plus the nominee who was there in the policy, those documentations have to be submitted, and these are, I'm just telling you, 3 or 4 standard documents। उसके अलावा हर इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सम ऑफ द इंश्योरेंस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंश्योरेंस, एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द एरिया, बिकॉज कोई लो रिस्क एरिया हो सकता है, कोई हाई रिस्क एरिया हो सकता है, उसके बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग भी हो सकते हैं। करेक्ट एज क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस? करेक्ट एज जितनी जल्दी आप कराओ। क्यों जितनी जल्दी? तो मैं अभी अपने एक दोस्त से मिला था, उसके साथ भी ऐसी काफ़ी अच्छी सी कन्वर्जेशन की, तो उसने अभी 36 या 37 की एज में इंश्योरेंस कराया है जी। उसका दोस्त फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो उसके दोस्त ने उसको कंपैरिजन दिखाया कि अगर आप 21 साल की उम्र में आप प्रीमियम देना स्टार्ट करते तो यू वुड हैव पेड 1/5 द प्रीमियम, बिकॉज व्हेन यू आर यंग, राइट, देन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अ लॉन्गर टाइम टू अंडरराइट योर रिस्क। अगर मैं 100 करोड़ रुपए का बीमा कराता हूँ जब मैं 40 साल का हूँ, और मैं बोलता हूँ कि प्रीमियम 18 साल और दूंगा, दैट इज टिल द टाइम आई एम 58 ईयर्स, राइट। सो इंश्योरेंस कंपनी हैज ओनली 18 ईयर्स टू चार्ज प्रीमियम फॉर मी टू गेट टू अ सब्सटैंशियल रिस्क अजम्पशन मॉडल, राइट, क्योंकि वो हमसे जो पैसा लेते हैं उसको भी वो एडजस्ट करते हैं ना अपने मॉडल में। बट अगर वही पैसा मैं 21 साल की उम्र से उनको देना स्टार्ट करूंगा तो बोलेंगे 21 से 58 साल की उम्र तक मेरे को पैसा दे रहा है, तो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 100 रुपीज फ्रॉम हिम आई कैन प्रोबेबली चार्ज 40 रुपीज फ्रॉम हिम, राइट। सो दैट इज द बिग डेल्टा। मतलब आपके लिए बजट फ्रेंडली हो जाता है अगर आपने जल्दी स्टार्ट किया तो। एब्सोल्युटली। भारत में ऑन एन एवरेज भारतीय, मतलब जिनकी हेल्थ भी एवरेज है, जिनका लाइफ स्पैन भी एवरेज है, वो एवरेज मंथली पेमेंट कितनी होती है या ईयरली पेमेंट? बहुत वैरी करता है, बहुत ही वैरी करता है। मतलब क्योंकि ना रिस्क पैरामीटर हर एरिया के हिसाब से अलग होता है, हर प्रोफेशन के हिसाब से अलग होता है। तो मतलब हेल्थ के लिए अलग होगा, लाइफ के लिए अलग होगा, मोटर के लिए अलग होगा, तो उसको जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके। पर अगर हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, एक मिडिल क्लास भारतीय जो मान लो कहीं बैठा है, रांची में बैठा है, तो रफली आप कुछ कह सकते हो कितना होगा मंथली? रणवीर, बीमा का प्रीमियम कितना होगा उससे इम्पोर्टेंट है कि उसको कितने रुपए का प्रोटेक्शन चाहिए, उसको सल्यूशन देते हैं। क्योंकि ना जो जनता देख रही है, जो हमारे भाई बहन, मम्मियाँ पापा, अंकल आंटी देख रहे हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनको अपने परिवार को कितना प्रोटेक्ट करना है। तो एक सिंपल रूल ऑफ थंब है, अगर आप 30 साल के हो या 40 साल के हो, जिस एज में भी आप बीमा करा रहे हो, आपकी अर्निंग एज क्या है। जैसे मैं कहीं नौकरी करता हूँ, आई विल रिटायर एट 58, टुडे आई एम 40, सो आई हैव 18 years ऑफ अर्निंग कैपेसिटी लेफ्ट। व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू प्रोटेक्ट माय फैमिली, कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मैं जब तक पैसे कमा सकता था उतना पैसा मेरे परिवार को मिल जाए, राइट। तो 18 years इनटू माय एनुअल इनकम एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन, जो भी अमाउंट आता है उतना रुपए का मेरे पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए।
एज सिंपल एज दैट। अगर मेरे पास उतना रुपए का इंश्योरेंस कवर है तो कल को मेरे को कुछ होता है, जब तक मैं 58 साल की उम्र तक था, मैं अपने परिवार को जो पैसे दे पाता वो मेरे परिवार को मिल जाएगा एंड दे विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, काफ़ी ज़्यादा डेटा है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, पर अब मैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा फ्लिप करूँगा। इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में, बीमा की इंडस्ट्री में बिजनेस मॉडल होता क्या है? तो बीमा की इंडस्ट्री में 2 या 3 तरह के बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। एक आप इंश्योरेंस कंपनी हो सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट होता है पॉलिसी लिखने का, इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट होता है पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करने का, इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट होता है क्लेम सेटल करने का, इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट होता है पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस करने का। बट क्या है कि हमारा भारत देश इतना बड़ा है, तो इंश्योरेंस कंपनीज को हेल्प चाहिए होती है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो उसमें एक कैटेगरी आती है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रोडक्ट। वो कैटेगरी में या तो आप इंश्योरेंस ब्रोकर बन सकते हो, या आप वेब एग्रीगेटर बन सकते हो, या इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो, है ना। इंश्योरेंस एजेंट में फिर मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती है, बट ब्रॉडली ये 3 कैटेगरीज है। तो अब जो ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इनका काम होता है कि प्रोडक्ट को, इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट को अलग अलग देश के कोनों में लेके जाना, लोगों के साथ बैठ के उनको समझाना कि क्या प्रोडक्ट उनके लिए सही है, क्या प्रोडक्ट गलत है, और कल को खुदा ना खास्ता उनको कभी क्लेम की ज़रूरत है, उनको प्रोडक्ट में कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसको इनेबल करना। तीसरा होता है थोड़ा सा टेक्निकल, है री इंश्योरेंस, कि जो भी रिस्क इंश्योरेंस कंपनीज लिखती है उस रिस्क को अंडरराइट पीछे भी कोई और करता है ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने रिस्क लिया तो उसको रिस्क कहीं और पे प्लेस करना पड़ता है, तो वो रिस्क जहाँ पे वो प्लेस करती है उसको री इंश्योरर बोलते हैं। एंड चौथा कैटेगरी होता है जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है, किसी भी इंडस्ट्री के अराउंड पूरी सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है। कभी क्लेम आया तो उसको सर्वे कैसे कर रहे हो, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, क्लेम कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा, वो चौथा कैटेगरी होता है। तो दिस इज़ हाउ बिग द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। और मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि ये 4 कैटेगरीज है, बट इसके अंदर काफ़ी सारे सब कैटेगरीज होते हैं। ये वाली कॉन्वर्सेशन हम हिंदी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत तेज़ी से अमीर होते जा रहा है, हर किसी की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, लोग अलग अलग चीज़ों पर खर्चा कर रहे हैं, पर अडल्टिंग वाले खर्चे बहुत ज़रूरी होते हैं। पहले अडल्टिंग वाले खर्चे निपटाओ, उसके बाद जिन भी जैसी भी चीज़ों पर खर्च करना है खर्च करो, पर पहले एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनो, क्योंकि आपको पता नहीं कि लाइफ में क्या होगा। और खुद की फैमिली की रक्षा करने के लिए और खुद के फ्यूचर की रक्षा करने के लिए थोड़ा ध्यान से आपको ऐसी सारी चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं आपसे अब स्कैम्स के बारे में भी पूछूंगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, 20,000 करोड़ जितनी बड़ी है, तो स्कैम्स के लिए भी रूम होता है। पर होते हैं ऐसे स्कैम्स? सो 20,000 करोड़ का क्लेम सेटल किया था हमने जी। कोविड के समय। इंडस्ट्री तो इससे बहुत बड़ी है। 20,000 करोड़ का जस्ट क्लेम्स वर सेटल ड्यूरिंग कोविड। सो इफ यू, अगर आप लोग न्यूज़ में गूगल सर्च करेंगे तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने, एंड दोज क्लेम्स आर स्टिल कमिंग, राइट, industry settled claims upwards of 20,000 crores. The industry is at least 10x bigger than this. स्कैम होते हैं, हाँ, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में स्कैम होंगे। मतलब आई एम श्योर पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में भी स्कैम होते हैं। कई लोग आपका नाम यूज़ करके बोलते होंगे हम आपसे मिला देंगे एंड दे वुड चार्ज, राइट। सो नहीं, सिर्फ थंबनेल्स छापते हैं। सॉरी। सो स्कैम्स हर इंडस्ट्री में होते हैं, राइट। 3 या 4 तरह के स्कैम होते हैं। क्या होता है कि आपको मालूम नहीं है, आप जैसे हेल्थ का इंश्योरेंस ले रहे हो और आपको डायबिटीज़ है, जो आपको बीमा दे रहा है उसका इंटेंट सही नहीं होगा, तो आपको बीमा देते वक्त आपसे सारी बीमारियों का नाम लिख लेगा क्या क्या है, बट इंश्योरेंस कंपनी में जब सबमिट कर रहा है तो उसमें एक बीमारी का नाम हटा देगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को वो बीमारी का नाम ही नहीं मिला आपका, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी प्राइसिंग ठीक नहीं की। और उनके पास क्योंकि डेटा नहीं है, कल को जब आप क्लेम लेने जाओगे तो बोलेंगे आपने जब इंश्योरेंस लिया आपने मेरे को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए मैं आपका क्लेम डिनाई कर रहा हूँ। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉड विच हैपन्स एंड विच पीपल आर ऑल्सो नॉट अवेयर। जो बीमा खरीद रहे तो उनको भी नहीं पता होता है। दूसरा होता है नकली पॉलिसी का, क्योंकि क्या होता है हमारे गांव वगैरह में लोगों के पास अगर आप जाओगे तो काफ़ी सिंपल लोग होते हैं, वो किसी को बोलते हैं कि आप मेरा बीमा करा दो, तो वो क्या करते हैं उनको जाके पैसे देते हैं कैश में, तो वो क्या करता है एक पुरानी पॉलिसी लेता है, उसको एडिट कर देता है और वो पॉलिसी आगे देता है। ठीक है, ये दूसरा है प्रॉब्लम। तीसरा है कि डेड मैन केसेस। देखिए आज के दिन ये क्यों बना कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्लेम नहीं मिलता है। आज देखिए इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनका भी तो काम है, वो भी किसी के पैसे को लेके सेफगार्ड कर रही है, अपना रिस्क मॉडल बना रही है, उसी के बेसिस पे क्लेम सेटल कर रही है। अगर अब लोग ये फ्रॉड करेंगे कि कोई मृतक व्यक्ति का
बीमा करा लेगा और फिर बोलेगा कि क्लेम चाहिए मेरे को, है ना। तो ये तो फ्रॉड ही है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के फ्रॉड होते हैं, बट आई थिंक द बिगेस्ट गेम चेंजर which has happened over the last 2 to 3 years is the power of technology. Given that you have so much of technology now, right, fraud detection has gone up, right. fraud detection तो अब कोई भी अगर फ्रॉड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला बीमारी के बारे में ना, अब क्या है कि NHDM करके भारत सरकार ने एक हेल्थ का सेंट्रल डेटाबेस बनाया है। तो अगर आप किसी अस्पताल में जाते हो, आप वहाँ अपना इलाज कराते हो, तो भारत सरकार उस अस्पताल को कहती है कि आप इसका एक यूनिक ID बना दो और इस यूनिक ID से इनका सब कुछ लिंक कर दो, पूरा सारे के सारे हेल्थ रिकॉर्ड, एंड दैट इज अवेलेबल एज एन API. A distributor or a insurance company can integrate with that database और आपके पास एक OTP आएगा। अगर आप वो OTP दोगे तो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, जिससे आपका कुछ भी गलत डिक्लेरेशन कोई कभी नहीं कर सकता, है ना। तो आई थिंक भारत सरकार इस पर बहुत काम कर रही है, टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी बन रही है, जिसके वजह से अब धीरे धीरे करके मिस सेलिंग कम हो जाएगी। एक बार मिस सेलिंग कम हो जाएगा तो जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं मिस सेलिंग की वजह से वो बंद हो जाएंगे। जब वो बंद हो जाएगा तो फिर लोगों का विश्वास बढ़ने लग जाएगा। मिस सेलिंग क्या होती है? मिस सेलिंग मतलब अगर कोई गलत बीमा बेच रहा है, जैसे हमने बताया अभी। ओके। और जो आपने एक दूसरी कैटेगरी के बारे में बताया, स्कैमिंग की दूसरी कैटेगरी, फेक कंपनीज। हाँ, फेक कंपनी नहीं, पॉलिसी एडिट कर देते हैं, पॉलिसी एडिट कर देते हैं किसी और की। तो जैसे आपकी मर्सिडीज है जी, आपके पास मर्सिडीज है आपकी जो मर्सिडीज है ना, अगर अज्यूम करते हैं मर्सिडीज, सफारी, थार, जो भी गाड़ी आपकी ना, आपकी गाड़ी की किसी ने पॉलिसी इशू की है। अब अंकित अग्रवाल ने बोला कि मेरे पास भी वही गाड़ी, उसकी पॉलिसी कर दो। तो वो क्या करेंगे, वो पॉलिसी लेंगे, उसमें कुछ चीज़ें एडिट कर देंगे और मेरे को पॉलिसी दे देंगे और मेरे से कैश में पैसा ले लेंगे और बोलेंगे देखो मैंने आपकी पॉलिसी सस्ती करा दी है। तो ना हम जब भी कुछ खरीदते हैं हमको जागरूक होना चाहिए। एज अ क्लाइंट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बी जागरूक। हमको पता होना चाहिए हम क्या खरीद रहे हैं। हर पॉलिसी पे QR कोड होता है, आप QR कोड स्कैन कर लो। अगर आप QR कोड स्कैन करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि पॉलिसी किसके नाम पे इशू की हुई है, पॉलिसी का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसमें इंजन चेसिस नंबर क्या है, राइट, पॉलिसी सही है या गलत है। वो हेल्थ में भी होता है। तो हमको ना, अगर हम जागरूक होने लग जाएंगे तो हमारे साथ कोई गलत काम नहीं करेगा और धीरे धीरे करके फ्रॉड कम हो जाएंगे। बेसिकली जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो या पर्सनल फाइनेंस की किसी भी स्कीम में हिस्सा आप ले रहे हो तो प्लीज़ रिसर्च करो और सतर्क रहो, सचेत रहो। मैं यही बोलूँगा, सचेत रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। ओके। थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर सकते हो इसे, मतलब क्या गूगल करना चाहिए बेसिकली? तो एक सिंपल चीज़ बोलते हैं ना जी, एक पूरा का पूरा हेल्थ बाइंग जर्नी करते हैं रणवीर भाई के लिए। हाँ। आज हम सब जितने लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम सब मिलकर रणवीर भाई के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं ना। तो जब भी रणवीर भाई को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है तो रणवीर भाई पहले ये सोचेंगे कि मेरे को किस तरह के हॉस्पिटल में जाना है अपना इलाज कराने के लिए। मैं बीच कैंडी में जाना चाहता हूँ या मैं XYZ हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ, ABC जी। उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कितना रुपए का कवर चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना रुपए का कवर चाहिए। या आपने ये डिसाइड कर लिया आपको कितने रुपए का कवर चाहिए, फिर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं इलाज भारत में ही कराना चाहता हूँ अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो, या मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये भी एक्सेस हो कि कल को मेरे को विलायत जाना है तो मैं वो ले। तो आप पहले डिसाइड करोगे अमाउंट, फिर डिसाइड करोगे कि वो जो अमाउंट है वो सिर्फ भारत देश में अवेलेबल हो या बाहर भी अवेलेबल हो। ये दो चीज़ हो गई। फिर अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, सपोज आपको डायबिटीज़ है जो आज के दिन बहुत कॉमन हो गया, या थायराइड है, तो आप ये देखोगे कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज है जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर करती है इस टाइप की, या अगर नहीं करती है तो वो कितने दिन बाद कवर करेंगी या कभी भी कवर नहीं करेंगी। तो ये आप देखोगे कि आपकी जो बीमारी है या आपको जिसका अंदेशा है वो कवर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कितने दिन बाद कवर होगा या कभी भी कवर नहीं होगा, है ना। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो तीसरे नंबर पे आनी चाहिए कि आप जहाँ रहते हो उसके आसपास जिससे भी आप बीमा खरीदो, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का बीमा खरीद रहे हो, उसके कैशलेस हॉस्पिटल का नेटवर्क कितना है। क्योंकि कैशलेस हॉस्पिटल उस पर आते हैं, क्योंकि जब आप बीमा देते हो और जब आप अस्पताल में हो, जब आप निकल रहे हो तो आप ये नहीं चाहोगे ना बीमा देने के बाद आपको फिर से पैसा देना पड़े हॉस्पिटल में। तो आपने बोला मैंने 50 लाख का कवर लिया है, तो अप टू 50 लाख रुपीज़ का जो भी बिल है as per the limits defined in the health insurance policy, that payment will be made directly to the hospital by the insurance company. That is called cashless. तो जो हॉस्पिटल नेटवर्क है, हॉस्पिटल नेटवर्क कितना बड़ा है
आपके इर्द गिर्द में जहाँ कहीं भी आप रहते हो, है ना। फिर आप अगर IRDAI की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये दिख जाता है हर इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, कि अगर 100 रुपये का क्लेम फाइल हुआ या 100 क्लेम फाइल हुए तो उसमें से कितने क्लेम उसने सेटल किए। तो जब आप ABCDE सर्च कर लोगे, है ना, वापस से रिपीट करते हैं, आपको कितना रुपए का कवरेज होना चाहिए, वो कवरेज कहाँ कहाँ पे है, हॉस्पिटल का नेटवर्क क्या है, जो बीमारियां हैं वो कवर्ड हैं या नहीं है, अगर कवर्ड नहीं है तो कब से कवर्ड हैं, ठीक है। जब आप ये 4-5 चीज़ें देख लेते हो तो आपको मालूम है कि अब मेरे को समझ में आ गया। फिर आप IRDAI की वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा देख लेते हो। अगर आप फेसबुक पे सर्च करोगे या इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, ट्विटर पे सर्च करो, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कोई निगेटिव कमेंट तो नहीं है किसी का, है ना। तो जब आपने ये सर्च कर लिया तो आपको समझ में आ गया मेरे को किस तरह का प्लान चाहिए, किस कंपनी से खरीदना है। जब आपको ये 2 समझ में आ गया तो फिर आप देखते हो कि आपका बीमा कितना लग रहा है ना, कि आपको कितना रुपए पेमेंट करना है, तो आप वो फिर पेमेंट करते हो, आप शॉर्टलिस्ट करके आपकी पॉलिसी इशू हो गई। ओके, मान लो आपको कभी कुछ बीमारी हो गई या कोई सर्जरी हो गई, तो आपने फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाया है, एक बार उसका फ़ायदा उठा लिया, फिर आपको फिर से एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है? नहीं, लाइफ लॉन्ग होता है? मतलब आपको प्रीमियम हर साल पे करना होता है। जैसे आप गाड़ी का बीमा कराते हो या आप टैक्स पे करते हो ना, हर साल आप टैक्स पे करते हो, वैसे अनलेस यू चोजन अ ऑप्शन जिसमें आप 3 साल का पेमेंट एक बार कर देते हो हेल्थ इंश्योरेंस में, राइट, या आप लाइफ इंश्योरेंस में एक ऑप्शन होता है कि आपने लंप सम पेमेंट कर दिया, अगर वो ऑप्शन नहीं चूज करते हो तो आपको हर साल प्रीमियम देना होता है, एंड आफ्टर एवरी ईयर यू कैन क्लेम, राइट। ऑल्सो जैसे सपोज आपने 50 लाख का कवरेज लिया है, आपने एक बार क्लेम लिया 25 लाख रुपया का, है ना, तो कुछ पॉलिसीज में आपके पास 25 लाख रुपया बचा हुआ होगा, कुछ पॉलिसीज में होता है कि ऑटो रिस्टोर हो जाती है। ये डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं। तो अगर उसमें ऑटो रिस्टोर का फीचर है तो वो ऑटो रिस्टोर हो जाता है वापस 50 लाख रुपया। तो ये टेक्निकल टर्म्स है, जब भी आप बीमा खरीदे प्लीज़ किसी से बात करें जो टेक्निकली क्वालिफाइड है, आपका बीमा का एक सलाहकार लें। आई एम श्योर हर शहर में काफ़ी सारे लोग होंगे जो बीमा की अच्छी सलाह दे सकते हैं आपको और आपसे सही एडवाइस देके आपको बीमा खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ओके, टैक्सेस से कुछ रिलेटेड है बीमा? अगर आपको टैक्सेस एफिशिएंटली पे करने हैं तो मेरा मानना है कि ये स्टार्ट किया था हमारे सरकार ने कि लोग बीमा लेना स्टार्ट करें, बट रणवीर अगर आप मेरे से पूछोगे ना, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई बीमा इसलिए ले क्योंकि उसके टैक्स बचता है। वो ना इंटेंट ही गलत है। फिर टैक्स बचाने के लिए आपको बीमा नहीं लेना चाहिए। आपको बीमा इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है। अगर मेरे से कोई क्लाइंट फ़ोन करके बोलता है कि, या हमारे कोई कस्टमर होते हैं, कभी मैं मिलता हूँ उनसे, या कोई एजेंट भाई बहन मेरे को बोलते हैं कि हमने कस्टमर को इसलिए बीमा बेचा या ये बोल के बीमा दिया कि आप टैक्स बचा सकते हो, मेरे को लगता है हम सही नहीं कर रहे हैं। ओके, राइट। क्या मार्केटिंग टूल के लिए लोग यूज़ करते हैं? हाँ, सब यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं गलत नहीं बोलूँगा। आपके प्लेटफॉर्म पे आके, भाई के प्लेटफॉर्म पे गलत नहीं बोलूँगा, बट हैंड ऑन हार्ट I am not convinced with that approach of selling. I feel we should educate people on the need for having an insurance और फिर उनको हमको बोलना चाहिए ले लो। आपकी इंडस्ट्री की चैलेंज क्या है अभी? इंडस्ट्री के 2-3 चैलेंज है। देखिए, बीमा ना लोग खरीदते नहीं है, बीमा बेचा जाता है क्योंकि लोगों को इम्पोर्टेंस आज भी समझ में नहीं आती है ना। आज के दिन मतलब IRDAI का डेटा, IRDAI हमारे एपेक्स बॉडी है, जैसे बैंक्स के लिए NBFCs के लिए RBI है, वैसे हमारे लिए IRDAI है। तो IRDAI का डेटा है कि भारत देश में अबाउट 40 to 45% ऑफ व्हीकल्स विच आर प्लाइंग ऑन द रोड्स आर अनइंश्योर्ड, एंड दिस इज व्हेन देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव दैट एवरी व्हीकल प्लाइंग ऑन इंडियन रोड्स हैज़ टू हैव अ इंश्योरेंस। बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों चाहती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए चाहती है कि कल को अगर आप गाड़ी चला रहे हो, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कुछ डैमेज हो जाए, तो उसका टेकन केयर ऑफ हो। आप ये समझिए, हमारे हाईवेज पे ट्रक चलते हैं, है ना, आज ट्रक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सामने गलती से किसी और ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो डैमेज जो होता है प्रॉपर्टी को, जो इकोनॉमी को डैमेज होता है, हाउ डू यू बेयर दैट, हु पेज फॉर इट? ओके, तो मतलब गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव ये है कि वो एक मैक्रो स्केल पर अपनी इकोनॉमी को देख रही है। नॉट मैक्रो, वो मैक्रो और माइक्रो दोनों देख रही है। वो एक इंसान को प्रेरित करती है कि देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ आपके लिए बीमा क्यों ज़रूरी है ना। आज के हम ऑटो छोड़ते हैं ना, हम फ्लड्स के बारे में बात करते हैं। कई जगह भारत देश में फ्लड्स आते हैं हर साल, है ना, और कई लोग गरीब हो जाते हैं, या कई लोग जिस स्टेज पे हैं अपने सोशल सर्कल के, उससे और नीचे हो जाते हैं, है ना। बट अगर उन्होंने हाउस इंश्योरेंस करा लिया, जैसे आप कहते हैं होम इंश्योरेंस करा लिया, तो देयर होम वुड बी प्रोटेक्टेड,
tomorrow if flood impacts their home, because they had a home insurance, they would get some money apart from whatever monetary compensation which government of India is offering them, right? That would help them in restarting their lives. वो उनको अपना जिंदगी फिर से स्टार्ट करने में हेल्प करता. Okay. अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनारियो दूंगा. कोई बच्चा है या बच्ची है जो 22 इयर्स के, 22 साल के, वो जस्ट अभी कॉलेज से निकले, अभी अभी करियर की शुरुआत हुई है. इंश्योरेंस को लेकर, बीमा को लेकर उनका गेम प्लान क्या होना चाहिए? तो अगर मैं होता या आप होते मेरी जगह, मतलब अगर आप होते तो मैं आपको ये बोलता कि रणवीर, सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस लो आप, है ना. अगर आपकी साल की आमदनी 10 लाख रुपए है, कम एटलीस्ट आप उसका 4x बीमा लो, तो आपके पास कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए. एंड उसमें आपके पास ऑटो रिस्टोर का भी ऑप्शन होना चाहिए, और उसमें आपके पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हो तो वो टॉपअप होता जाए, राइट. तो एक तो वो होता है. दूसरा मैं बोलता आपको लाइफ इंश्योरेंस लो, क्योंकि अगर आप यंग हो और यंग एज में आपने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ले लिया तो आपका प्रीमियम कम है, जो हमने भी कुछ देरी पहले बात की, राइट. दैट जस्ट हेल्प्स प्रोटेक्ट यू. और मैं आपको ये बोलूँगा कि वो बीमा को आप टॉपअप करते हो. जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस, अभी सपोज आपकी 10 साल की 10 लाख रुपए की इनकम, आपने बोला मैं 1 करोड़ की ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा का प्रीमियम नहीं ले सकता, तो आप 1 करोड़ रुपए की ये पॉलिसी चलाओ. आज से 5 साल बाद जब आपकी इनकम और बढ़ जाए तो फिर आप एक और पॉलिसी ले लो, राइट. बट कीप मेकिंग श्योर दैट यू आर ऑलवेज इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट so that if something happens to you tomorrow, your family is able to maintain the lifestyle. क्योंकि देखिए, हमारे ऊपर ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी होती है. मैं लोगों को डराना नहीं चाहता, मेरा काम डराना नहीं है, पर मेरा काम लोगों को जागरूक करना है. ओके. और एक आखिरी सवाल है. आई एम अज्यूमिंग कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लीडर्स अमेरिका होंगे. अमेरिकन डेवलप्ड कंट्रीज आप बोलो, उसको और सिंपल ब्रेक करते हैं ना. 150 करोड़ लोगों की आबादी, 145 से 150 करोड़ की आबादी होगी, उसमें कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा? अगर हम ये कह रहे हैं भारत देश में 10 करोड़ गाड़ियां चलती है, 10 करोड़ गाड़ियों में 60% गाड़ियों का बीमा है, 55 से 60%, तो 40% तो गाड़ियाँ ही अनइंश्योर्ड है, राइट. हम कह रहे हैं कि हमारे पास 150 करोड़ लोगों का देश है. 150 करोड़ लोगों के देश में अगर सिर्फ 10 करोड़ लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है, राइट, तो कितने सारे लोग हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, है ना. सिमिलर टू लाइफ इंश्योरेंस. तो क्या पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन हुआ है, कुछ पड़ा है, बट अभी बहुत कुछ करना बाकी है ना. डेवलप्ड कंट्रीज में कितना? डेवलप्ड कंट्रीज में इट वुड बी इजीली 3 to 4x ऑफ वेयर वी आर. इजीली 3 to 4x ऑफ वेयर वी आर. मतलब अराउंड 12 to 16%. उससे भी ज़्यादा हो सकता है कुछ इकोनॉमीज में, ओके, है ना. बिकॉज कई कंपनी कई कंट्री सोशल सिक्योरिटी पे चलती हैं, राइट, बिकॉज दे वर्क ऑन द सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, सो देयर पेनिट्रेशन इज़ वेरी हाई. क्या होता है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम? सो यूएस में आपको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है, और बिकॉज हर मंथ आप कुछ पैसा जमा करते हो, तो कल को खुदा ना खास्ता आपको तबीयत खराब हो तो यूएस की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट आपका हेल्थ का कवरेज पूरा स्पॉन्सर करती है जी, राइट. तो हमारे भारत देश में अभी कुछ कुछ सरकारों ने स्टार्ट किया, जैसे अभी राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया है कि आप एक बहुत ही कम अमाउंट में आपको अप टू 5 लाख रुपीस का बीमा मिल सकता है. समबडी वाज टेलिंग मी टुडे दैट आई थिंक ओवर द लास्ट वीक महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज आल्सो अनाउंस्ड अ सिमिलर स्कीम वेयर बाय पेइंग अ नॉमिनल अमाउंट यू गेट एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ वैल्यूइंग बिटवीन 1 लाख ऑफ कवरेज टू 5 लाख ऑफ कवरेज. तो हमारी सरकारें भी काम कर रही हैं ऐसा, है ना. तो धीरे धीरे करके हमारे देश में भी होगा ये चेंज. अंकित भाई, और कुछ है जो आप अपने छोटे भाइयों और छोटे बहनों को बताना चाहोगे? मैं बस आप सबको एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो, अगला 10 साल ना भारत देश का है. मतलब आई सी सो मच रॉ एनर्जी एंड पैशन व्हेन आई ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री. आई हैव नॉट सीन इट इन माई 3.5 decades ऑफ ट्रैवलिंग और बीइंग हियर. सो आप एक राइट जगह हो, राइट समय पे हो. प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो, प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करो, एंड लेट्स मेक श्योर दैट एज समबडी सेड, लेट्स मेक द पीपल ऑफ इंडिया रिच ऑन द वेरी सेम पॉडकास्ट, राइट. सो लेट्स मेक इंडिया रिच एंड लेट्स मेक द पीपल ऑफ इंडिया रिच. यस अंकित भाई, थैंक यू. मोस्टली ये मेरे लिए एक सेल्फ एजुकेशन पॉडकास्ट था. आई एम ग्लैड कि दुनिया के सामने ये कॉन्वर्सेशन करी हमने. थैंक यू, बहुत कुछ सीखा आपसे. एंड नचिकेत, चलो अभी हेल्थ इंश्योरेंस. थैंक यू. आई होप Pleasure is all mine. Thank you so much, buddy. थैंक यू भाई. आई Thank होप यू एंजॉयड योर TRS एक्सपीरियंस. I loved it. थैंक यू. Thank you.
तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। मुझे ये बताइए कि आज का एपिसोड कैसा लगा। कुछ ऐसे भारी टॉपिक होते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक होते हैं, अडल्ट लाइफ स्किल्स रिलेटेड टॉपिक होते हैं जो थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं सुनने में, पर आपको जो वैल्यू मिलेगा ऐसे पॉडकास्ट से ये अनमैचेबल होता है। क्योंकि आगे जाकर लाइफ में ना आप एडुकेटेड डिसीजंस लोगे। पढ़ाई करने के बाद जो डिसीजंस लेते हैं उन्हें कहते हैं एडुकेटेड डिसीजंस, जो आपको शायद पॉडकास्ट से ही सीखने को मिलेंगी या एक्सपर्ट से सीखने को मिलेंगी। अगर आपकी लाइफ में एक्सपर्ट्स नहीं है तो आपके लिए TRS हिंदी है ना। अंकित भाई को सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, उनकी कंपनी को फॉलो कीजिए और लाइफ में ऐसे एक्सपर्ट से पैसों के बारे में, बीमा के बारे में, पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में सीखते जाइए। देयर इज नो लिमिट टू नॉलेज। TRS हिंदी बहुत ही जल्द लौट कर आएगा। तब तक कीप लर्निंग।